प्यारे बच्चों, आइए अब देखते हैं संयुग्मी फोकस क्या होता है। पहले हम इसकी परिभाषा देखें, फिर हम इसको समझाएंगे। संयुग्मी फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित, ये दर्पण है, इसका ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को, दो बिंदु यानी इस मुख्य अक्ष पर दो बिंदु हैं। कौन से दो बिंदु? संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। आइए देखते हैं दर्पण में कैसे ये दो बिंदु। ये हमारा अवतल दर्पण है जिसका ये मुख्य अक्ष है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित, दर्पण का मुख्य अक्ष आ गया। दो बिंदु कौन कौन से वो देखें। पहला बिंदु वो जहाँ वस्तु रखी है, वस्तु रखी है बिंदु ए पर, और प्रतिबिंब कहाँ बनना है इसका? बिंदु ए डैश पर। कहाँ बनना है? ए डैश पे। तो बड़े सीधे सरल शब्दों में समझ लें कि यदि वस्तु ए बिंदु पर रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है? ए डैश बी डैश ए डैश बिंदु पर। तो यदि वस्तु को ए डैश बी बिंदु पर रखें, वस्तु को कहाँ रखें? ए डैश बिंदु पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए बिंदु पर। यानी वे दोनों बिंदु कैसे हो गए? संयुग्मी फोकस। क्यों हो गए? क्योंकि ए बिंदु पर यदि वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनना है ए डैश बी डैश, और यदि वस्तु को स्थान बदल दें, कहाँ रख दें? ए डैश पर। यदि वस्तु को कहाँ रख दें? ए डैश पर, ए डैश बी डैश, ये वस्तु मान लें, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए पर। यानी एक बिंदु पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और फिर दूसरे बिंदु पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। तो ऐसे दोनों बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, प्रतिबिंब कैसा? रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। तो इस चित्र के अंदर अगर देखें, यह अवतल दर्पण है जहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु ए भी रखी है, जिससे किरण ये चली, फोकस से आई, होकर गुजर गई, दूसरी किरण गई, वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और परावर्तन होने के पश्चात ये किरण अपने ही मार्ग पर लौट गई। प्रतिबिंब बन गया हमारा ए डैश बी डैश। अब ए डैश और ए ये दो बिंदु हो गए। तो यदि वस्तु ए डैश पर रखी जाए, यानी इसको हम क्या मान लें? वस्तु। जो प्रतिबिंब है उसको क्या मान लें? वस्तु। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए बी पर बनेगा। ऐसी अवस्था में ये बिंदु ए और ए डैश दोनों एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाएंगे। प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? उल्टा और वास्तविक, तभी ये दोनों संयुग्मी फोकस होंगे। अतः ये संयुग्मी फोकस कायम हुए अवतल दर्पण में। अब ये उत्तल दर्पण में देखें। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु रखी है और वस्तु से निकलने वाली जो किरणें हैं वो गई फोकस की सीध में, ये वापस हो गई, ये भी पीछे वापस हो जाएगी, अपने ही मार्ग पर लौट जाएगी, ये पीछे अपने मार्ग पर लौट जाएगी वापस होती हुई, लेकिन अंदर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी यहाँ पर बिंदु पर। तो ये भी वस्तु जो ए बिंदु पर रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है? ए डैश पर। लेकिन ए डैश पर हम वस्तु नहीं रख सकते। क्या वस्तु रख सकते हैं? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बिंदु है, वस्तु रख नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनना है? आभासी। दोनों स्थितियाँ इसमें नहीं है। न तो प्रतिबिंब कैसा बनना है? वास्तविक। यहाँ कैसा प्रतिबिंब चाहिए था? वास्तविक, जो कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनना है। इसलिए उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं होता है। संयुग्मी फोकस उत्तल दर्पण में नहीं होता है, केवल ये संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में होता है। बच्चों, आप देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है? ये चिन्ह परिपाटी उन दूरियों के लिए चिन्हों का प्रदर्शन है जो दूरियां हम दर्पण में नापते हैं। कौन कौन सी दूरियां नापते हैं? फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। ये दूरियां कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होंगी? बहुत ही सरल कंसेप्ट है। अगर आपने निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन किया है तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि हम तल बनाते हैं, कार्तीय तल, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आपने पढ़ा हुआ एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ध्यान दें कि एक्स अक्ष पर जो है धनात्मक, ऋणात्मक, मुख्य जो बीच का बिंदु है ये हमारा केंद्र, इससे सीधे हाथ की तरफ सभी दूरियां कैसी नापी जाती है? धनात्मक, और बाईं ओर की सभी ऋणात्मक, ऊपर की सभी धनात्मक और नीचे की सभी ऋणात्मक दूरियां नापी जाती हैं। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ भी है। यहाँ कैसे है? यहाँ देखें, यहाँ जो दर्पण है हमारा, ये दर्पण M1 M2 ये दर्पण का द्वारक है, और इस दर्पण का P ध्रुव है। P क्या है? ध्रुव। अवतल दर्पण जिसका मुख्य अक्षीय आपके सामने बना हुआ है। तो जो मुख्य अक्षीय ध्रुव है, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। यानी यहाँ पर सेंटर ये था और दर्पण में सेंटर कौन सा है? केंद्र, ध्रुव। सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं। तो यहाँ पर कैसे
धनात्मक ऋणात्मक को समझें कि इस ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां हमारी कैसी होंगी, ऋणात्मक। कैसी होंगी इधर, ऋणात्मक। और दाईं ओर की कैसी होगी, सब धनात्मक। ऊपर की कैसी होंगी, धनात्मक। नीचे की कैसी होंगी, ऋणात्मक। कैसे समझें इसको, बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक, अर्थात कभी भी जब हम प्रतिबिंब बनाने का चित्र बनाते हैं तो दर्पण सीधे हाथ की तरफ बनाते हैं और वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने जितने भी चित्र देखे होंगे उसमें ये ध्यान दें कि दर्पण हमेशा हमने दाईं ओर बनाया है और वस्तु को बाईं ओर रखा है। अतः वस्तु की ओर की सभी दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि दर्पण के चिकने तल के सामने वस्तु रखी जाएगी और चिकने तल के सामने बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक नापी जाती हैं। कौन कौन सी दूरियां नापी जाती हैं, ये अवतल दर्पण में उदाहरण लेके समझें। ये अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। यहाँ से पहली दूरी अगर हम देखें P से चले मुख्य अक्ष पर F तक, तो ये पहली दूरी क्या कहलाती है, P से F तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, क्योंकि F फोकस है। अतः यह फोकस दूरी कैसी होगी इस अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि इस चिकने तल के तरफ ही तो है फोकस दूरी, अतः ये कैसी हो गई, ऋणात्मक, क्योंकि ये बाईं ओर है। अब दूसरी दूरी देखें, ध्रुव से और आगे चले, फिर आया दूसरा बिंदु वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तक की दूरी कहाँ से, ध्रुव से P से C तक यानी PC, ये दूरी क्या कहलाती है, R, और ये कैसी होगी, ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक ही मानी जाती है। अब तीसरी दूरी, वस्तु, कभी भी वस्तु रखी है तो वस्तु भी ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी है, उसको जो हम प्रदर्शित करते हैं उसको हम प्रदर्शित करते हैं U से। वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल u, छोटे u से। और ये दूरी भी हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक। ये हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होगी, क्योंकि वस्तु की ओर की सभी दूरियां जब ऋणात्मक है तो वस्तु की दूरी तो सहायक के ऋणात्मक ही होगी। अब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे अगर कोई भी दूरी है, वैसे तो अभी अवतल दर्पण में और कोई दूरी आएगी नहीं, तो इसलिए सभी दूरियां अवतल दर्पण में कैसी हो गई, यहाँ पे ऋणात्मक। लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, तो उस प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से कैसी नापी जाएगी, धनात्मक। अवतल दर्पण के लिए यह जो स्थितियां निकली, अवतल दर्पण में फोकस दूरी F हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या R कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अब आते हैं वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई पे। वस्तु AB यानी B से A तक, ये देखिए लंबाई कहाँ जा रही है, मुख्य अक्ष से ऊपर, क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां कैसी नापी जा रही हैं, सब धनात्मक। इसमें देखें यहाँ से ऊपर की दूरियां कैसी नापते थे हम, धनात्मक, तो इसलिए ये मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी है, इसकी लंबाई जो है AB की वो कैसी नापी जाएगी, हमेशा धनात्मक। और इसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं, O से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम इस चीज़ को जानेंगे। दूसरा, इसका जो प्रतिबिंब बनना है, अगर हम यही उदाहरण लें, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसी वस्तु का, तो देखिए एक किरण सीधी गई, टकराई, और टकराने के बाद फोकस से होकर चली गई। दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर गई और अपने ही मार्ग पर लौट गई। कहाँ टकराई, यहाँ, तो प्रतिबिंब बन गया हमारा ये। देखिए ए बी था तो क्या बन गया, A डैश B डैश। तो ये जो प्रतिबिंब बन गया वो प्रतिबिंब कहाँ बना, B डैश, यानी P से लेकर के B डैश तक की दूरी। अब ये प्रतिबिंब की दूरी है और इसको काय से प्रदर्शित करते हैं, V से, और ये दूरी भी कैसी होगी, ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब किधर बनना है, वस्तु की ओर। अब प्रतिबिंब की लंबाई यानी B डैश और A डैश, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो कहाँ है, मुख्य अक्ष के नीचे, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनना है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बनना है, तो मुख्य अक्ष के नीचे कैसा नापा जा रहा है, यहाँ से कैसा नाप रहे थे, ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष के नीचे यानी प्रतिबिंब की लंबाई अगर नापेंगे तो कैसी नापी जाएगी, ऋणात्मक, यानी I कैसी होगी इसके लिए, ऋणात्मक। I होगी ऋणात्मक और O होगी धनात्मक। ये होगी स्थिति। अब उत्तल दर्पण में देख लें, वस्तु की ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में देखें तो पॉलिशदार जो तल है उसके अंदर फोकस होता है, उसके अंदर ही वक्रता केंद्र होता है, इसलिए उत्तल दर्पण में ध्रुव ये है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ये फोकस दूरी F कैसी हो गई, धनात्मक, क्योंकि इसमें धनात्मक की तरह इधर ही होगी। ध्रुव ये है तो सीधे आपका हिस्सा ये रहा, तो इधर की दूरियां सारी कैसी है, धनात्मक, और इधर की दूरियां कैसी, ऋणात्मक। इसलिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी हुई, धनात्मक, और P से लेकर C तक की जो वक्रता त्रिज्या है R, वो भी कैसी होगी, धनात्मक, क्योंकि वो भी दाईं ओर ही है। अब रही वस्तु, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो यहाँ भी जो U है वो कैसी होगी, ऋणात्मक।
वस्तु की दूरी ऋणात्मक। अब रहा V, उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है आप देखते हैं, चली कहाँ से होके जाएगी, वक्रता फोकस से होकर चलेगी। दूसरी किरण चली कहाँ से होके जाएगी, वो इसके वक्रता केंद्र से होके जाएगी। कहाँ टकराई, यहाँ पर। तो ये भी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनना है, सीधा तो और आभासी। तो हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई भी कैसी होगी, धनात्मक, क्योंकि मुख्य अक्ष से किधर उड़ना, ऊपर। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां सभी कैसी होती है, धनात्मक। और प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, ध्रुव से यहाँ तक की, ध्रुव से यहाँ तक, यानी P से अगर मैं इसको A B मानूँ तो मेरी क्या होगी, A डैश B डैश। P से A डैश तक की दूरी कैसी होगी, ये अंदर धनात्मक, क्योंकि दर्पण से दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक होती है। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो जो दर्पण है हमारा, उसके ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक और दाहिनी ओर की सभी दूरियां धनात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक नापी जाती हैं।